देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। HCV का क्वेश्चन है 37 नंबर। दो कैपेसिटर, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ 20 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। इस क्वेश्चन में दो कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो है 4 माइक्रोफैरड का और ये वाला है 6 माइक्रोफैरड का, ठीक है। यहाँ पे बैटरी एक, ये 20 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए आपको, या स्विच दे दिया जी आपने, ठीक है। ये कह रहा है कि इस स्विच को बंद कर दिया आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यानी कि स्टेडी स्टेट के बाद। अंडरस्टूड होता है ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब स्टेडी स्टेट आने में 1-2 सेकंड तो वैसे लगते हैं, उसी को इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट होता है, उसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है। कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁶ सेकंड के ऑर्डर की होती है, ठीक है। और 1 या 2 सेकंड में फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट टाइम बोलते हैं, राइट। अब सुनो, अब देखो ये फुल्ली, ये मतलब स्टेडी स्टेट के बाद ही पूछ रहा है, अंडरस्टूड है इस क्वेश्चन में कि स्टेडी स्टेट आ गई। अब ये बताना है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब कितनी एनर्जी इस बैटरी ने दी है, इस बैटरी में से कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, बैटरी में से कितनी एनर्जी निकली है। क्वेश्चन ये है यार, सिंपल सी बात है। इन कैपेसिटर्स में देख लो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इनमें दोनों में मिला के जितनी स्टोर हुई है ना, उसकी डबल निकली है, क्योंकि जितनी कैपेसिटर में स्टोर होती है उतनी ही लॉस भी हो जाती है हमेशा ही। सर इसमें कोई रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं हुआ, फिर लॉस कहाँ से होगी? रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। रेजिस्टेंस तो इन वायर्स के अंदर थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा। नहीं सर नहीं है, हमने वायर ऐसी ले ली हूँ बिल्कुल नॉन ओमिक वायर, मतलब इसके अंदर रेजिस्टेंस 0 है, मतलब ऐसे बिल्कुल कॉपर, मतलब सबसे सुपर कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर है कॉपर। सर कॉपर ले लिया हमने तो, उसका टेम्परेचर भी हमने ना, टेम्परेचर जब कम करते हैं ना तो रेजिस्टेंस घटता है, हमने टेम्परेचर भी यूँ कर दिया बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस। सर कॉपर ले लिया तो इसका रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही 0 जैसा कर दिया हमने, 0 रेजिस्टेंस कर दिया जी। अब बताओ सर, अब कहाँ जाएगी? अब तो सर जितनी एनर्जी है बैटरी छोड़ेगी उतनी जितनी स्टोर है उतनी एनर्जी निकली ना बैटरी में से, नहीं। उस केस में भी स्पार्किंग हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही आप कनेक्शन करोगे ना, स्विच को बंद करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि अगर आपने जो है ना टेम्परेचर इतना कम कर दिया, माइनस में ले गए टेम्परेचर को, और यहाँ पे कॉपर भी ले लिया, कॉपर नहीं होता, सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर होता है, सॉरी कॉपर नहीं होता, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर यूज नहीं करते, यूज कॉपर करते हैं, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा है। चांदी है यार, चांदी की तारे लगा दी, उखाड़ के ले जाएंगे अगले दिन। तो चांदी कहने का मतलब सब बेस्ट कंडक्टर है सर, उस हिसाब से तो गोल्ड होना चाहिए, महंगा आता है। गोल्ड कंडक्टिविटी के हिसाब से रेट थोड़े ना होते हैं, ये थोड़ा ना कि मतलब जो है कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा उसके रेट ज़्यादा, उसका अलग रीजन है मतलब रेट ज़्यादा होने का। तो यहाँ पे जो सिल्वर जो चांदी होती है ना, उसकी कंडक्टिविटी गोल्ड से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर जो ना हमने सिल्वर यूज कर लिया सपोज, और सिल्वर को भी मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेके माइनस में, जिससे क्या हुआ कि इस वायर का रेजिस्टेंस हमने 0 अचीव कर लिया, कैसे भी करके, कुछ देर के लिए तो अचीव किया ही जा सकता है रियलिटी में, प्रैक्टिकली भी। अब देखो उस टाइम भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर जो है ना, जितनी इन कैपेसिटर्स में होगी उसका डबल एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि यार लॉस में जाएगी ही जाएगी, स्पार्किंग होगी ही होगी, ये मतलब रूल है, बिना स्पार्किंग काम हो ही नहीं सकता। आप ना डायरेक्ट कैपेसिटर को भी जोड़ के देखो बैटरी के अक्रॉस, मैंने देखा है बहुत बार, तो भी स्पार्किंग, बिना स्पार्किंग के तो वो फुल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस नहीं तो स्पार्किंग हो जाएगी, और रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस लगाते इसलिए ताकि स्पार्किंग ना हो, ताकि वो जूलिटिंग में चली जाए, जानी जानी आधी एनर्जी। तो आप एक बात बताओ, पहले तो ये देख लो इनमें स्टोर कितनी कितनी होगी। आप एक बात बताओ, पहले तो इनका सी इफेक्टिव निकाल लो। इनका जो सी इफेक्टिव आएगा वो आएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, यानी कि 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6, यानी कि 24 डिवाइड बाई 10, यानी कि 2.4 माइक्रोफैरड। पहली बात तो ये आ गया। अब एक ही कैपेसिटर बना दिया इन दोनों की जगह, ठीक है ना, इन दोनों की जगह एक ही कैपेसिटर बना दो आप। मतलब ये अकेले, ये दोनों मिलके जो एनर्जी स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे अगर 2.4 का लगा दें हम, तो वो अकेला उतनी एनर्जी स्टोर करेगा। इफेक्टिव का मतलब तो यही होता है। अब देखो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होनी चाहिए कैपेसिटर में, वो होनी चाहिए हाफ CV²। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है? 2.4। तो कोई बात नहीं, इसको माइक्रोफैरड में रखते हैं, इसे माइक्रोजूल में आ जाएगा आंसर। V को वोल्ट में रख देते हैं, × 20 का स्क्वायर। इसको 10⁻⁶ से अलग से लिख लो आप, ठीक है ना। अब ये आएगा जी, यहाँ पे हाफ CV² होता है, यानी कि 1.2 × 400, यानी कि ये आएगा 480, 480 माइक्रोजूल आ रहा है, 480 माइक्रोजूल। इतनी एनर्जी तो इसके अंदर स्टोर होगी। पहली बात तो इस अकेले में होगी या उन दोनों में होगी, एक ही बात है, क्योंकि ये उन दोनों का इसी इफेक्टिव है।
अब इसका डबल कर लो आप, क्योंकि जितनी एनर्जी स्टोर होगी ना, अगर शुरू में कैपेसिटर खाली हो, याद रखना, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 50 हो, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हो, चाहे पैरेलल में कनेक्टेड हो, चाहे जैसे मर्जी हो, शुरू में सारी कैपेसिटर खाली होनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में उनके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी उसका डबल सप्लाई करती है, आधी लॉस में चली जाती है। ये रूल दिमाग में रखना आप। तो आंसर आएगा इसका डबल, ठीक है ना, क्योंकि बाकी लॉस में भी गई, इसका डबल करो, आंसर आएगा इसका 960 माइक्रोजूल। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ आ गया आपको ये?